आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब विपक्षी गठबंधन की। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक की। 3 दिन बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी। बैठक में संयोजक सभी दलों की एक सीट, एक उम्मीदवार, एक चिन्ह, एक झंडा, बहुत कुछ तय होने वाला है। लेकिन दिक्कत यह भी है कि कई विपक्षी पार्टियां जो साथ साथ हैं वो राज्यों के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसी दोस्ती से जनता भी सोच में पड़ सकती है और हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो जाए। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सियासी गणित में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसे में तीसरी बैठक में नई कौन कौन सी पार्टियां शामिल होगी, कौन कौन से मुद्दों पर फाइनल मुहर लगेगी, ये सब को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बयान हैं, उन बयानों को एक बार गौर से सुनिए। हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर लें। इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए। और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाउस होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये इंडिया है, ये भारत है और हमारे ऊपर वार करना या घाव घालना बहुत महंगा पड़ेगा। यही प्रेरणा ये हमारा लोगों देगा। तो नीतीश कुमार का आपने बयान सुना, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान पर चिराग पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। इंडिया का ही कुछ नहीं बनने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे, उन्हें कुछ नहीं बनना है, क्योंकि इंडिया का ही ये जो तथाकथित जो विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, जिसमें इन्होंने मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस्तेमाल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। जिस तरीके से रह रहकर विरोधाभास इस गठबंधन में देखने को मिलता है, बिहार की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाराज होना, बेंगलुरु की बैठक में मुख्यमंत्री बिहार इनका स्वयं का नाराज होकर वापस आ जाना, और अब मुंबई की बैठक में देखते हैं भैया कौन आता है या कौन नाराज होकर जाता ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता का एक बयान आया और आम आदमी पार्टी ने तुरंत उसके ऊपर एक तीखी प्रतिक्रिया दी, तो ऐसे में कौन इस गठबंधन में जाता है नहीं जाता है मुंबई वाली बैठक में, ये देखने के लिए होगा। अब चूंकि गठबंधन तो बन गया है, अब इसका संयोजक कौन होगा, इसे लेकर चर्चा चल रही है। आपको हम बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि विपक्ष के इंडिया में संयोजक के कौन कौन से दावेदार हैं। नीतीश कुमार, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, सोनिया गांधी, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो पहले भी इस बात को लेकर इनकार कर चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की प्रमुख हैं, ये 4 नाम हैं और एक और नाम शरद पवार का है, उनके बारे में भी चर्चा चल रही है। तो ये कुल मिलाकर 5 बड़े नेता हैं जो एनडीए के संयोजक हो सकते हैं। अब किसके नाम पर मोहर लगेगी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के इंडिया की नई प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति है, इसको लेकर विपक्ष आगे बढ़ने वाला है, वो क्या है आपको एक बार बता दूं गौर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक नहीं करना है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, यह रणनीति है। एक सीट, एक कैंडिडेट पर फाइनल फार्मूला क्या है वो तैयार किया जाएगा। साझा तौर पर चुनावी सभाएं ली जाएं।
इंडिया का झंडा क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, उस पर चर्चा चल रही है और संयोजक पर भी मुहर लगाई जाएगी इस बैठक में जो बैठक होने वाली है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके साथ साथ उम्मीदवार तय करने होंगे, उम्मीदवार किस पैनल पर लड़ेंगे, किस चुनावी चिन्ह पर लड़ेंगे, इस पर भी चर्चा होगी क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है। इस पर सहमति इतनी आसानी से नहीं बन सकती है। ये तमाम सारी चीजें हैं, उसका इंतजार करना होगा क्योंकि आपने देखा अभी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, उन्होंने भूपेश सरकार को कोस दिया, अपनी 10 गारंटी दे दी। मध्य प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक तमाम सारी घोषणाएं की। तो कुल मिलाकर राजस्थान में भी जब वो पहुंचे तो कई सारी घोषणाएं उन्होंने राजस्थान में कर दी और उसके बाद उन्होंने राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को भी कोस दिया, तब जबकि वो गठबंधन का हिस्सा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब इन सब के बीच देखना होगा कि सहमति कैसे निकल कर आती है क्योंकि राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपको उन्हीं पार्टियों पर कटाक्ष करना, उन्हीं पार्टियों पर आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं जिनके साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और यहां पर जिसने प्रचंड बढ़त बनाई है उस गठबंधन के लिए आगे की राह आसान हो जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत क्या रहा, किसको कितनी सीटें मिली, इसको समझिए क्योंकि बीएसपी अगर इंडिया से जुड़ती है तो खेल बड़ा हो जाएगा। यानी कि बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये 3 बड़ी पार्टी और इसके साथ साथ आरएलडी। अब यूं समझिए कि बीजेपी को कितने वोट मिले? 49.6%। बीएसपी को कितने मिले? 19.3%। समाजवादी पार्टी को मिले 18%, कांग्रेस को मिले 6.3% और समाजवादी पार्टी का जो जिक्र कर रहा था 18%, कांग्रेस को 6.31% और आरएलडी को 1.6%। ये सीटें। अब सीटों का जिक्र कर लें, सीटें आपके सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है, लेकिन अगर इसको सीटों में समझें तो बीजेपी को 64 सीटें मिली लोकसभा में। वहीं बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी को 10 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली और कांग्रेस को 1 सीट मिली। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है कि वोट बैंक बिखर गया विपक्षी पार्टियों का। अब विपक्ष के इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन आपको जब आंकड़े में दिखाने जा रहा हूं, जो आंकड़े आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसे देखकर आप हैरान होंगे। दरअसल कई राज्य हैं जहां कांग्रेस को 2019 में खाता ही नहीं खुला, लेकिन वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत से राज्य हैं जहां पर उसको 1 सीट मिली, किसी को कुछ मिली। आपके सामने तमाम राज्यों का समीकरण में लेकर आता हूं। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 सीट बीजेपी के पास। राजस्थान में 25 सीट हैं, वहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। दिल्ली में 7 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, वहां भी खाता नहीं खुला। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, वहां भी खाता नहीं खुला। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, वहां भी कोई खाता नहीं खुला। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, वहां भी कोई खाता नहीं खुला। मणिपुर में 2 सीट, नागालैंड में 1 सीट, सिक्किम में 1 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट और चंडीगढ़ में 1 सीट, वहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। लेकिन बावजूद कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो ये जो आपके सामने मैं सीटों का लेकर आ रहा हूं, यानी कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, तो कई राज्यों में भी लगातार सीटों का हक उसी हिसाब से कांग्रेस मांगेगी। लेकिन क्या तमाम पार्टियां उनको देने को लिए तैयार है? यहाँ परेशानी उत्तर प्रदेश को लेकर हो सकती है, यहाँ परेशानी बिहार को लेकर हो सकती है, खासकर उन राज्यों को टीएमसी को लेकर यानी पश्चिम बंगाल को लेकर हो सकती है। वो राज्य जहाँ पर क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ पर सीटों पर सहमति बताना इतना आसान नहीं। खैर,